Okay, so basically the class 12th syllabus, Naman, is all about electrodynamics. Here we'll talk about the charge, optics, next thing, and then we have the modern physics. When the charge is at rest, so you know it's all about electrodynamics. It's all about the electron. सब कुछ electrons के बारे में है. So the class 12th का जो syllabus है ना, it is all about the electrodynamics. तो we are going to talk about the dynamics of the electrons. हो सकता है कि electron rest पे हो. Electron may be moving at a constant speed, moving at constant velocity, है ना? Or the electron may be accelerating, है ना? The electron may be accelerating. So these are the three possibilities that we have. Electron rest पे हो सकता है कि वो constant velocity से move कर रहा है या फिर वो accelerate कर रहा है. ये तीन possibilities है. When the electron is at rest, that part of physics is called as a electrostatic, जो कि हम लोग आज पढ़ने वाले हैं. When it is moving with a constant velocity, then that part will be electromagnetism. वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे. And then the last one is when it is accelerating. That is called the electromagnetic waves. तो मतलब तीन सेगमेंट में हम लोग इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट की बेसिस पे इस पार्ट को इलेक्ट्रोडायनामिक्स को डिफाइन कर रहे हैं. नाउ यहाँ पे होता क्या है, रेस्ट पे क्या होता है, व्हाट इज द डिफरेंस इन बीइंग रेस्ट एंड बीइंग इन द यूनिफॉर्म मोशन. रेस्ट पे ना, व्हेन द चार्ज इज एट रेस्ट, देन इट प्रोड्यूसेस ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड. ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है. प्रोड्यूसेस ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, प्रोड्यूसेस ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है. बट व्हेन इट इज मूविंग विद वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करेगा. क्लियर है ना? इट इज गोइंग टू प्रोड्यूस बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज द मैग्नेटिक फील्ड. ऑल गुड? ओके. नाउ व्हेन वी हैव दिस एक्सेलरेशन जो है, वहां पे ई भी रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड भी रहेगा और एक रेडिएशंस भी होगा. इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं ईएम वेव्स. दिस पार्ट ऑफ फिजिक्स विल टॉक अबाउट द ईएम वेव्स. उस चैप्टर का नाम ईएम वेव्स. 12th में बहुत कम है, हमारे सिलेबस में बहुत ही कम है. आगे जाकर जब मास्टर्स लोग करते हैं तो उसमें ज़्यादा उसको डील करते हैं, बट हमारे सिलेबस में इट्स वेरी लेस, बहुत ही कम पढ़ना आपको. एक छोटा सा टॉपिक है. इलेक्ट्रोस्टैटिक काफी बड़ा चैप्टर है, इसमें बहुत कुछ देखना पड़ेगा हमको. वी आर गोइंग टू डिस्कस अ लॉट अबाउट द इलेक्ट्रोस्टैटिक. यहां से स्टार्ट करेंगे तो कहानी सिंपल है ना, कि व्हेन द चार्ज इज एक्सेलरेटिंग, मूविंग, और वो जो रेस्ट पे है. तो दीज आर द थ्री सेगमेंट्स ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड इलेक्ट्रोडायनामिक्स. बाद में ऑप्टिक्स देखेंगे, मॉडर्न फिजिक्स देखेंगे. 12th का सिलेबस खत्म. लेट्स स्टार्ट विद दिस पार्ट. इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक, जो कि ऑलरेडी हैव रिटन इट ओवर हियर. चार्ज एट रेस्ट. तो न्यू टर्म दैट यू हैव, अभी जो हमारा पहला जो टर्म है वो होता है चार्ज. चार्ज है क्या? चार्ज, व्हाट इज चार्ज? तो देखो, चार्ज का डेफिनेशन तो ऑब्वियसली है, हर एक चीज को डिफाइन किया जाता है, बट इसके डेफिनेशन से ज्यादा इसका इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है जो कि हमको देखना है. बट फिर भी हमको पता होना चाहिए चार्ज होता क्या, व्हाट इज इट. एक एग्जांपल से आई विल ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड. मान लो भैया कि मेरे पास सोडियम एलिमेंट है, तो ऑब्वियसली वी नो सोडियम, कोई भी एलिमेंट जो स्टार्टिंग हो न्यूट्रल स्टेट में ही होता है. तो लेट अस सपोज वी हैव अ सोडियम. सोडियम हैज लेस इलेक्ट्रॉन अफिनिटी. ये क्या करता है ना, मेटल नेचर का है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, रिलीज करता है. तो व्हेन इट रिलीजेस वन इलेक्ट्रॉन, तो हमारे पास क्या बन जाता है, सोडियम प्लस आयन. यहाँ पे पॉजिटिव नेचर का एक एलिमेंट आ गया, कुछ तो आ गया, है ना. जो न्यूट्रल था, आफ्टर लूजिंग इलेक्ट्रॉन वो हमारा पॉजिटिव बन गया. सिमिलरली अगर क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो क्लोरीन क्या होता है, इट बिकम्स क्लोरीन नेगेटिव. तो एक्सेस और डिफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन मेक अ बॉडी चार्ज्ड. कहानी समझ में आ रहा है? राइट? अच्छी बात है. तो चलो ठीक है. तो मेरे पास यहाँ पे वर्ड तो हो गया कि अगर एक्सेसिव ऑफ इलेक्ट्रॉन हो या फिर डिफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, उस स्टेट ऑफ एलिमेंट को हम लोग बोलते हैं चार्ज स्टेट. फिर भी चार्ज के बारे में पूरा जानकारी हमको नहीं मिल रहा अभी. इतना तो हमको नहीं, इतना तो समझ में आ रहा है कि कुछ एक है, इलेक्ट्रॉन है, वो कुछ कर रहा है. वैसे इलेक्ट्रॉन इज द, जो हमारे पास स्मॉलेस्ट चार्ज पार्टिकल इन आवर सिलेबस है, वो इलेक्ट्रॉन है. वैसे तो आपको, हमको क्वार्क भी पता है, क्वार्क, डाउन क्वार्क है ना, तो साइंस हैज डेवलप्ड, साइंस ने उसका खोज कर लिया है. बट हमारे सिलेबस में जो है वो इलेक्ट्रॉन है. इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल माना जाता है. इट्स अ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल. तो नेगेटिव चार्ज. तो यहां से दो बातें समझ में आ रही है कि चार्ज इज अ स्टेट ऑफ एन एलिमेंट इन द एक्सेस और डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन बीइंग द स्मॉलेस्ट चार्ज पार्टिकल, एंड उसको नेगेटिव बोला गया है.
तो देखो नेगेटिव एंड पॉजिटिव इज जस्ट लाइक दे दिया गया है नाम कि भाई नेगेटिव और पॉजिटिव बाइफोकेशन करने के लिए बेंजामिन फ्रैंकलिन ने नाम दिया था। तो ऐसा कुछ हार्ड एंड फिक्स रूल नहीं है कि वो नेगेटिव ही होना था और वो पॉजिटिव होना था, उनकी मर्जी आई उन्होंने बोल दिया, ठीक है जी। तो ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा वो तोप सिंह है, कुछ नहीं, नॉर्मल से बात है, नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज है। और इस भाई साहब का वैल्यू होता है 1.6 टाइम्स 10 टू द पावर ऑफ -19 कूलम। और मेक श्योर कि आप एक नेगेटिव चार्ज को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दो ताकि वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज को रिप्रेजेंट करे। प्रोटॉन के पास भी ऑलमोस्ट सेम ही चार्ज होता है बट उसका पॉजिटिव नेचर हम लोग रखते हैं, बट इलेक्ट्रॉन को हम लोग नेगेटिव नेचर में आपको रिप्रेजेंट करना होगा, ठीक है। अब हम चार्ज की डेफिनेशंस पे आते हैं। इतना तो समझिए कि चार्ज होता क्या है, इट इज ऑल अबाउट द एक्सेस और डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज का डेफिनेशन देखें ना, तो चार्ज बेसिकली वो प्रॉपर्टी है ना which will tell you or which will let you know or because of which if a particle is kept in the electric field it will experience certain amount of force. Let's say for example अगर मार्कर को मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दूं, इस पे कुछ भी फोर्स नहीं लगने वाला है। सिंपल शब्दों में समझे, मैग्नेटिक फील्ड में अगर मैं इस मार्कर को रख दूं तो इस पे कोई भी खिंचाव या द अट्रैक्शन और रिपल्सन होने वाला है नहीं। बट इफ आई प्लेस वन आयरन थिंग इन द मैग्नेटिक फील्ड दैट वुड बी अट्रैक्टेड, और दूसरे मैग्नेट को रख दें then that could be attracted or repelled based upon the orientation of the polarity. But इसको if I keep it in the electric field, इस पे कुछ भी force नहीं लगने वाला है। On the other hand, if I place one charge in an electric field, then based upon the nature of this charge कि ये positive है या फिर negative है, इस electric field में इस पे एक force लग रहा होगा, and that intrinsic property of the material is called as a charge. कहानी क्लियर है? चार्ज होता क्या है? It's a property by virtue of which it is going to experience certain amount of force placed in the electric field. ये हो गया चार्ज। चार्ज का एक छोटा मोटा बात हमको पता है, वैल्यू जितना होता है और मास 10 टू द पावर ऑफ -31 के पावर में रहेगा, और आपका सोडियम वोडियम जो भी है ये समझ में आ गया, ठीक है। तो जो नेक्स्ट बात है हम लोग को समझ में आनी चाहिए कि ठीक है, लाइक चार्जेस रिपेल्स, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट्स, ऐसे बेसिक बात हमको पता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। फॉर अट्रैक्शन और रिपल्शन देयर शुड बी अ फोर्स। हाउ मच इज द फोर्स, कितना फोर्स लग रहा है, हु इज गोइंग टू टेल अस? देन कम्स द लॉ, कूलम्स लॉ। कूलम ने बताया कि भैया कितना फोर्स लगेगा। सो द नेक्स्ट थिंग व्हिच यू शुड नो इज द कूलम्स लॉ। आपको पता होना चाहिए कूलम लॉ क्या बोलता है। आपको पता है नमन, व्हाट इज कूलम्स लॉ? कूलम्स लॉ क्या है? व्हाट इज कूलम्स लॉ? एनी आइडिया? अच्छा देखो, यहां तक कहानी क्लियर है? कोई डाउट? एनी क्वेश्चन? गुड, नहीं होगा तो पूछना, शर्माना नहीं। ओके, कूलम्स लॉ बोलता है कि नाउ दैट वी नो दैट कि चार्जेस आर गोइंग टू अट्रैक्ट और दे आर गोइंग टू रिपेल, बट हाउ मच फोर्स विल बी देयर दैट वी आर येट टू फाइंड। सो कूलम बोलता है कि व्हेन द टू चार्जेस आर प्लेस्ड, लेट अस सपोज वी हैव द टू चार्जेस ओवर हियर Q1 and let's say Q2 placed at a distance of r. So obviously they are going to, probably if they are of same nature, they will repel each other, और अगर दोनों opposite nature के हैं then they are going to attract each other. Then the force between these two charges is proportional to the product of the charges. Force between these two charges is proportional to the product of the charges, and it is inversely proportional to the square of the distance between them. Let me repeat myself. The force is proportional to the product of the charges and it is inversely proportional to the square of the distance between them. इस साइन को हटाने के लिए एक कांस्टेंट का यूज किया गया। That constant is 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon r square। और मजे की बात यह है कि इस भाई साहब को बोला जाता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसको बोला जाता है permittivity of free space, और इन टोटल का वैल्यू इन भाई साहब का वैल्यू, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसको नॉर्मली हम लोग k से रिप्रेजेंट करते हैं, विच इज कॉल्ड एज अ कूलम्बिक कांस्टेंट। k इज गिवन एज 1/4 pi epsilon naught and its value is 9 times 10 to the power of 9। ये आपका वैल्यू ऑफ k है, विच इज यू गोइंग टू यूज इन द न्यूमेरिकल्स। आप इसको न्यूमेरिकल्स में इसका यूज करोगे। क्लियर है एज ऑफ नाउ? ओके, और ये जो फोर्स लग रहा होगा ना Q1 और Q2 पे, दैट इज ऑलवेज गोइंग टू एक्ट अलोंग द लाइन जॉइनिंग देम। इसी लाइन के अलोंग वो फोर्स लग रहा होगा।
और कोई तरीका नहीं है, इसको लोग प्रूव भी कर सकते हैं, उसकी जरूरत फिलहाल अपने को है नहीं। दीज टू फोर्सेज आर ऑलवेज गोइंग टू एक्ट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, या तो रिपेल होगा तो उस तरफ, अट्रैक्ट होगा तो इस तरफ। तो इफ आई जस्ट वांट टू सी द फोर्स ऑन दिस, उसको हम वेक्टर फॉर्म में देख लेंगे, बट इतना तो क्लियर है कि जो फोर्स लग रहा होगा ना बिटवीन दीज टू चार्जेस इज गोइंग टू एक्ट अलोंग दिस लाइन ओनली, जहां पे जिस लाइन पे चार्जेस आर केप्ट। तो दैट इज द कूलम्स लॉ। अब नेक्स्ट बात आ गई भैया, ये परमिटिविटी क्या होता है? दिस इज अ न्यू टर्म। ये परमिटिविटी जो है ना, ये है क्या, ये क्या गलत है, इसको देख लें। एनी आइडिया नमन, व्हाट इज द परमिटिविटी? अच्छा कोई नहीं, एग्जाम्पल से समझते हैं और पूरा समझ लेंगे इसको अच्छे से। देखो एज अ नेम सजेस्ट ना कि परमिटिविटी, तो परमिट देना है ना, किसी चीज को परमिट देना, और जब परमिट देते हो आप तो कुछ ना कुछ आप उसके रिटर्न्स में लेते हो, टेक सम यू नो इन दैट फेवर यू टेक समथिंग फॉर श्योर। फॉर एग्जांपल जैसे टोल गेट पे आप जाते हो, व्हेन यू क्रॉस द टोल गेट यू हैव टू पे द टोल चार्ज, कुछ ना कुछ आपको देना होता है ना। तो आप कितना लेते हो उससे ना, वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, या फिर जो भी सर्कमस्टांसेस है, दैट इज इररिलेवेंट। मैटर क्या है ना कि आप कितना लेते हो उस चीज से, है ना, दैट इज इंपॉर्टेंट ओवर हियर। तो अगर हम परमिटिविटी के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लें तो समझ में आ जाएगा कि व्हाट इज परमिटिविटी। लिख लो हेडिंग फटाफट, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस मतलब जहां पे कोई भी नौटंकी नहीं है, कुछ भी, है ना, अपार्ट फ्रॉम स्पेस के अलावा और भी कुछ वहां पे नहीं है। अच्छा एग्जांपल से समझो नमन, लेट्स से आई हैव, दिस इज वन ऑफ द रोड नंबर 1 and this is another road, let's say road number 2. Naman, you have to cross this road, आपको यहां से जाना है, और सेकंड केस में आपको यहां से जाना है, you have to cross this road. ये दिख रहा है ना स्क्रीन पे? हाँ। लेट अस सपोज इस रोड पे ना बहुत सारे कांटे पत्थर हैं, डीम दाम डूम ड्राम, मतलब भरे पड़े हैं, कुछ भी भरे पड़े हैं ना, तब कांटे पत्थर कीचड़ विचड़ भरा पड़ा है। एंड दिस इज अ प्रीटी स्मूथ रोड, काफी स्मूथ रोड है, ये बड़ा मजेदार रोड है, हाईवे टाइप है एकदम, यू नो, नेशनल हाईवे। एंड लेट्स से यू आर सपोज टू गो अक्रॉस दिस, और आपके जाने से पहले आपके पास जो एनर्जी है ना वो ई मान लेते हैं, दोनों केस में आपने एनर्जी कुछ स्टोर करके रखा है इन योरसेल्फ, और आप जा रहे हो। व्हेन यू क्रॉस दिस रोड, दोनों का लेंथ सेम है, व्हेन यू क्रॉस दिस रोड द एनर्जी लेफ्ट विथ यू आफ्टर क्रॉसिंग द रोड इज E1, और यहाँ पे आपके पास एनर्जी बचा E2। बताओ ना मन, किस केस में एनर्जी आपके पास ज्यादा बचा रहेगा? सेकेंड केस में, क्योंकि बड़ा स्मूथ रोड था, है ना, इस रोड ने आपका ज्यादा एनर्जी नहीं खाया। दिस रोड डिड नॉट ईट अ लॉट ऑफ एनर्जी ऑफ योर्स, इट अलाउड यू टू क्रॉस अनइंटरप्टेडली ना। ये बड़ा अच्छा बात हो गया, मतलब कि इसका जो परमिटिविटी है ना वो हाई है। सो परमिटिविटी आप ऐसे समझ सकते हो कि इट इज द property of the medium which tells us about कि how much energy it is going to consume from the electric field। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड हो, अब आप नहीं रहे, आप इलेक्ट्रिक फील्ड बन चुके हो, तो when you crossing this medium आपका कितना एनर्जी खा जाएगा वो मीडियम, that is called the permittivity, कितना एनर्जी रोक लेगा। तो सिंपल शब्दों में समझो कि it is allowance given by a medium to the electric field when it is passing through that particular medium, that is called as the permittivity। स्पेस का सबसे कम होता है, बाकी बढ़ते जाओगे तो वो ज्यादा होते जाएगा, ज्यादा एनर्जी खाता जाएगा वो। क्लियर है ना नमन? आगे बढ़ जाएं फटाफट। ओके, एक बात और समझ लो आप, ये जो कूलम्ब्स लॉ है ना ये भाई साहब, ये सिर्फ और सिर्फ ऐसे टू बॉडीज के लिए वैलिड है, और ऐसा बोल सकते हो कि दिस कूलम्ब्स लॉ इज वैलिड ओनली फॉर द पॉइंट चार्ज। ये जो कूलम्ब्स लॉ है वैलिड ओनली फॉर पॉइंट चार्ज, ये सिर्फ और सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है। अभी तो अजीब बात हो गई, आपने कोई पॉइंट देखा है क्या नमन? डू यू नो पॉइंट? ऑब्वियसली मैथ्स बुक में देखा होगा आपने, ढबा मतलब कहीं भी ऐसा एक ना क्या हुआ। इसके पास डायमेंशन होता है क्या? इज अ पॉइंट अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी और डायमेंशनल क्वांटिटी? डायमेंशनलेस। तो डायमेंशनलेस का मतलब होगा कि उसके पास कुछ नहीं है, ना लेंथ ना हाइट ना विड्थ, कुछ नहीं है। अगर कुछ उसको है ही नहीं तो उसको हम फिजिकल वर्ल्ड में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? नहीं कर सकते, मतलब कि वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, काइंड ऑफ इमेजिनरी है ना जी, मान सकते हैं कि नहीं?
तो पॉइंट चार्ज ना होता नहीं है, पहली बात तो है, बट फिर भी कूलम्स लॉ बोलता है भैया हम तो पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है। अब होता नहीं फिर वैलिड है, मतलब क्या मजा गया ना। तो पॉइंट चार्ज का स्पेसिफिकेशंस क्या है, मानते ही इमेजिनरी है, बट इसका ना एक जो क्राइटेरिया है ना, और एक जो इसका जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर है ना, वो ना ऐसा है ना कि अगर पॉइंट सोर्स ऑफ चार्ज है देन द इलेक्ट्रिक फील्ड जो इसे बाहर निकलेगा वो ऐसे निकलेगा। इसको पॉजिटिव मान लें तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बाहर निकलता है, ऐसे थ्री डायमेंशनली सब तरफ से वो बाहर निकलेगा, ऐसे वो बाहर निकल रहा है ना। तो बेसिकली आप इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं आपको दिखा दूं, शायद मैंने नहीं दिखाया आपको, तो एक पॉजिटिव चार्ज से हम लोग मानते हैं कि वो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकालता है, जो कि हम बाद में डिस्कस करेंगे व्हेन इट कम्स टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, उस टाइम पे हम इसको डिस्कस करेंगे। बट अभी समझ लो इलेक्ट्रिक फील्ड ना ऐसे वो होता है, और नेगेटिव चार्ज में ना इलेक्ट्रिक फील्ड बस वो टर्मिनेट होता है। इसको बाद में और डिटेल में पढ़ेंगे, अभी तो बस ऐसे ही फॉर इंट्रो आई एम टेलिंग यू। तो इस पॉइंट चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली चारों तरफ, नॉट रेडियली, स्फेरिकली बाहर निकल रहा होगा। अगर इंस्टेड ऑफ दिस पॉइंट अगर मैं एक स्फेरिकल चार्ज बना दूं, ऐसा कोई बना दूं, तो अभी भी ये जो लाइंस ऑफ फील्ड है ना, इससे बाहर निकल रहा है, और उसको अगर पीछे खींचेंगे, इफ आई ट्राई टू पुल इट बैकवर्ड, ये वापस से क्या बन जाएगा, ऐसा लगेगा कि पॉइंट चार्ज से ही बाहर आ रहा है। We will feel that it is coming from a point charge only. समझ रहे हो ना नमन इसको? तो मतलब कि पॉइंट चार्ज के लिए एप्लीकेबल है, बट पॉइंट चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता है। इसका क्लियर कट मीनिंग है कि ये जो कूलम्स लॉ है वो स्फेरिकल चीज के लिए, स्फेरिकल बॉडी के लिए वैलिड करता है। तो दो ही ऐसा शेप है जिसमें कूलम्स लॉ काम करेगा, या तो सॉलिड स्फेयर हो या तो शेल हो, और किसी के लिए कूलम्स लॉ काम नहीं करेगा क्योंकि पॉइंट चार्ज एग्जिस्ट करेगा नहीं। इसलिए क्वेश्चन में दिखा रहेगा अब पॉइंट चार्ज और स्फेरिकल चार्ज, क्योंकि अगर वो स्फेरिकल है देन इट कुड बी रिजेंबल्ड और अज्यूम्ड एज अ पॉइंट चार्ज। और दूसरी बात, अगर कितना भी बड़ा स्फेयर, कितना भी बड़ा, बहुत ज्यादा ही बड़ा क्यों ना, इफ यू वॉच इट फ्रॉम वेरी फार, व्हेन सीन फ्रॉम फार अवे चार्जेस अपीयर, किसी भी तरह का शेप हो, कुछ भी हो, रॉड हो, स्फेयर हो, सिलेंडर हो, कुछ भी हो, दे आर गोइंग टू बिहेव एज अ पॉइंट चार्ज। ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, आप इसको लिख लो। व्हेन सीन फ्रॉम फार अवे चार्जेस बिहेव्स एज पॉइंट चार्ज, चार्जेस बिहेव्स एज इफ इट इज अ पॉइंट चार्ज, इट्स अ पॉइंट चार्ज। ये बड़ा ही मजेदार बात है ना, वो पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। आगे हम लोग देखेंगे, वी आर गोइंग टू सी इट लेटर, है ना। अगर उसको बहुत आप दूर से देख रहे हो तो वो पॉइंट चार्ज की तरह ही बिहेव करता है, दैट इज ऑल। क्लियर है? अब चलो थोड़ा बात को और आगे बढ़ाते हैं। इतना तो समझ गए कूलम्स लॉ इज वैलिड फॉर द पॉइंट चार्ज, बट पॉइंट चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता है। तो हमारे सिलेबस में शेल और एक सिलेंडर है, सॉरी स्फीयर है, व्हिच कुड बी सीन एज अ पॉइंट चार्ज। आपको ऐसा लगेगा कि वो जो लाइंस ऑफ फील्ड है वो पॉइंट चार्ज से आ रहे हैं, उसके सेंटर से आ रहे हैं, व्हिच इज अ पॉइंट, तो इसको हम लोग कूलम्स लॉ यहाँ पे एप्लीकेबल होता है। और गुड नमन, चलिए थोड़ा बात को और आगे बढ़ाते हैं। अब इस कूलम्स लॉ के हमने स्केलर फॉर्मेट को देख लिया, फोर्स कितना होता है हमको पता चल चुका है, दिस इज द फोर्स। तो आप नॉर्मली कूलम्स लॉ के क्या लिखोगे, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, है ना। दिस फोर्स इज गोइंग टू एक्ट अलोंग द लाइन। अब डायरेक्शन क्या है, इतना तो पता है कि इट इज गोइंग टू एक्ट अलोंग द लाइन, किस तरफ, राइट वर्ड, लेफ्ट वर्ड, किधर जा रहा है ये नहीं पता है ना, दिस इज व्हाट आई एम नॉट अवेयर ऑफ। तो कूलम्स लॉ इन द वेक्टर फॉर्म फटाफट लिख लो, इंपॉर्टेंट बात है। या फिर रुक जाओ, कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं, कुछ ना स्केलर फॉर्म पे ही न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं, फिर बाद में उसको वेक्टर फॉर्म को देखेंगे, है ना, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, उसको फिर बाद में देख लेते हैं। तो लेट अस डू सम न्यूमेरिकल्स। शुरुआत करते हैं। मान लो कि भैया ये तो सिंपल हो गया आपका, कोई दिक्कत इसमें नहीं, यहाँ वैल्यूज पुट कर दोगे आपको निकल जाएगा ना, इसमें तो कोई मुश्किल वाला बात नहीं है। अच्छा एक चीज और समझ ही लो, उसके बाद न्यूमेरिकल्स करते हैं। सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस ऑन चार्ज। मान लो कि आई हैव टू चार्जेस, यहाँ पे चार्ज है, यहाँ पे चार्ज है, दे आर केप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ, लेट अस सपोज ए डिस्टेंस पे रखा हुआ है। तो लेट अस सपोज दिस इज Q1 एंड दिस इज Q2, दे आर बोथ ऑफ सेम नेचर, लेट्स अज्यूम दे आर बोथ ऑफ सेम नेचर, बोथ ऑफ देम आर ऑफ सेम नेचर। तो इस पे फोर्स लग रहा होगा रिपल्सिव, इतना तो हमको पता ही है, लेट अस अप्लाई दैट एज ऑफ नाउ। तो इस पे एक फोर्स लग रहा होगा रिपल्सिव, जो कि होगा इस तरफ, लेट अस से दैट इज F1। कहानी में ट्विस्ट है, कहानी में ट्विस्ट है, एक और कोई चार्ज आ गया, वी हैव वन मोर चार्ज ओवर हियर, लेट अस सपोज दैट इज Q3
और इसका डिस्टेंस भी मान लो ये ही है. सो बेसिकली इट इज अ नाउ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल जहां पे 3 कॉर्नर्स पे चार्जेस को रखा हुआ है. Because of this charge Q3 we are going to see a force that is going to act upon the Q1 और ये force हमारा इस लाइन के ज्वाइनिंग ही उसी along होगा and that is going to act in this direction. Correct है ना? Any doubt in this one as of now? So this is the F1 and this is the F2. Obviously this angle has to be 60 degree because it is an equilateral triangle और इन दोनों का जो resultant है वो कहीं ना कहीं इस तरफ हो जाएगा. Let us suppose that is F net. तो by the rules of vector addition we know that net force acting on this is going to be F1 square plus F2 square plus 2 F1 F2 cos of 60 डिग्री. इन दिस केस अगर थीटा मान लेते हैं, जनरलाइज कर लो तो भी क्या ही दिक्कत है, तो थीटा रख लो और एक रूट वूट लगा दो, है ना. द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द टू चार्जेस, द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द टू चार्जेस, द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द टू चार्जेस is independent of presence or absence, is independent of presence or absence of the another charges. कोई फर्क नहीं पड़ता कोई है कि नहीं है. So अभी क्या होगा ना कि इस पे जो फोर्स F1 लग रहा था बिकॉज ऑफ Q2 वो वही रहेगा. दैट इज नॉट गोइंग टू चेंज. F1 विल स्टिल बी द सेम. दैट इज नॉट गोइंग टू चेंज. हाँ, इस पे एक एडिशनल F2 लग जाएगा. दैट इज डिफरेंट थिंग. इस पे ना एक एडिशनल F2 लग जाएगा which means इस पे जो नेट फोर्स होगा दैट इज गोना बी डिफरेंट. बट क्या हो गया बट इस पे जो फोर्स लग रहा है बिकॉज ऑफ दिस वो वही रहेगा. इस पे जो फोर्स इसके कारण लग रहा है वो वही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा. आई होप यू अंडरस्टूड माय पॉइंट. So that is called the principle of superposition of charges. All right, very good. इसको डायग्राम को नोट कर लो. चलो इसका वैल्यू भी निकाल लो. तो F net का वैल्यू कितना होगा इन टर्म्स ऑफ, हाँ F1 F2 का वैल्यू हम देंगे. चलो ठीक है, एक काम करते हैं फॉर द इजीनेस ऑफ कैलकुलेशंस. अगर हम चार्जेस को Q1 Q2 Q3 को सबको Q मान लें, है ना, लेट्स सपोज दे ऑल आर Q, तो F1 का वैल्यू कितना हो जाएगा. F1 का वैल्यू हो जाएगा एज पर द कूलम्स लॉ K Q इंटू Q, Q1 Q2, so Q into Q, that is going to be Q square upon R square which is A, so that is going to be A square. Clear है ना. Similarly even F2 is going to be same because दोनों भाई चार्ज और डिस्टेंस तो सेम ही है. तो F1 और F2 दोनों बराबर होगा. किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा. मान लेते हैं that is equals to F for the easier again in the calculations. यहाँ पुट कर दो F1 स्क्वायर, तो इसके जगह F स्क्वायर cos 60 यहाँ पे लगा दो. इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, तो दिस इज गोइंग टू बी cos 60 भैया 1/2, 2 मर गया. F स्क्वायर, तो रूट ऑफ 3 टाइम्स ऑफ F, और F का वैल्यू मेरे को पता है. तो जो इन नेट फोर्स होगा ना दैट इज गोइंग टू बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर टाइम्स ऑफ रूट 3. ये हो गया आपका नेट फोर्स ऑन द चार्ज एट दिस वर्टेक्स बिकॉज ऑफ द अदर टू चार्जेस. और सब पे वही होगा, इस पे भी वही फोर्स होगा, इस पे भी वही फोर्स होगा. इस पे डायरेक्शन ऐसे वैसे और नेट ऊपर की तरफ, इस पे डायरेक्शन ऐसे ऐसे और नेट इस तरफ. और अगर नेट के बीच में एंगल निकालना पड़े तो ऑब्वियसली वेक्टर रूल से दोनों का सेम है, तो 30 डिग्री पे वो रिजल्टेंट हो जाएगा. अच्छी बात है. चलो एक क्वेश्चन और करो, तो यू डू दिस वन. चलो फटाफट करो इसको. मान लो एक स्क्वायर है ऑफ साइड लेंथ लेट अस से A. द साइड लेंथ ऑफ द स्क्वायर इज A and on the each of the vertices we have placed a charge of value Q, Q, Q and Q. भैया फोर्स निकालो इस पे. फाइंड द नेट फोर्स ऑन द चार्ज एट A. फाइंड नेट फोर्स ऑन चार्ज एट A. उस पे नेट फोर्स निकालो फटाफट. फाइंड द नेट फोर्स ऑन द चार्ज एट A. मीनवाइल आई विल क्लीन दिस. एक तो भैया फोर्स आपका होगा इस पे, इसके कारण सेम नेचर है, रिपल्सिव डाउनवर्ड. एक फोर्स इसके कारण होगा, इस डायरेक्शन में होगा जी. आप इसको भूल गए हो, है ना, इसको भूलना नहीं था, भूल गए आप इसको. दूर के दोस्त भूल गए आप इसको, है ना नमन. You are not supposed to forget him. That is also going to apply certain amount of force. वो कम होगा ज्यादा होगा बात की बात है, बट फोर्स तो लगाएगा ना भैया. तो दिस इज A,
है ना, दिस इज 2a, रूट 2a, and that force is going to act along the line exactly at a 45 degree because it is a square. अगर इसको f मान तो इसको f डैश मान लो, तो जो नेट फोर्स होगा ना, जो नेट फोर्स होगा दैट शुड बी द वेक्टर सम ऑफ f एंड f विच इज एट 90 डिग्री. तो उन लोग का तो हो गया रूट 2 टाइम्स ऑफ f, और इन भाई साहब का प्लस f डैश एज इट इज रहने दो, वैल्यूज पुट कर देंगे. f का वैल्यू निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है, k q स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, एंड f डैश शुड बी हाउ मच, k q स्क्वायर, जो डिस्टेंस है ना दैट इज रूट 2a, उसका स्क्वायर कर दोगे कितना हो जाएगा 2a स्क्वायर. वेल दैट इज गोना बी द फाइनल आंसर. अग्री? अच्छा कुछ तो गड़बड़ किया मैंने यहाँ पे रूट 2, हाँ सॉरी रूट 2 इज मिस. ओके ग्रेट. तो आप इसका निकाल लो, और क्या, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कॉमन निकाल लो, आपका हो जाएगा रूट 2 प्लस 1/2, बाकी तो सॉल्व कर लोगे. तो दैट इज योर नेट फोर्स ऑन दिस चार्ज केप्ट ओवर हियर, है ना? क्लियर है? चलो एक और क्वेश्चन करो फिर, आप इसको नोट कर लो. बड़ा ही गंदा ट्राइंगल है, मान लो आइसोसेलेस ट्राइंगल है. इतना भी बुरा ट्राइंगल बनाना अच्छी बात नहीं है, पाप लगेगा जी, है ना? ओके नमन बाबू, ए लीजिए आपका ट्राइंगल. तो लेट अस सपोज दिस इज ए बी सी, इट इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल. तो ऑल द साइड लेंथ लेट अस सपोज ए. एक चीज मैं आपसे पूछ लो, यहाँ पे आपको सेंट्रॉइड का मीनिंग पता है ना? सेंट्रॉइड जी, सेंट्रॉइड मीडियन को किस रेशियो में डिवाइड करता है जी? 2:1. बहुत अच्छे. तो मान लो इस भाई साहब का लेंथ a है साइड का, तो कुड यू प्लीज टेल मी द लेंथ ऑफ दिस साइड? a लेंथ सही, अरे बड़ा ही बुरा हालत है तो डायग्राम में. तो यू नो AG का लेंथ कितना होगा जी? व्हाट इज द लेंथ ऑफ AG? कम ऑन बताओ तो. हो गया? देखो टाइम लग रहा है ना इसमें. हाँ बोलो 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 बोलो. a स्क्वायर बाई 2. हाँ अच्छा देखो एक दो तीन तरीके से बताया था. दिस इज योर a है ना, ये टोटल a है, दिस लेंथ इज a/2, हाफ है. इक्विलेटरल ट्रायंगल में मीडियन बाइसेक्ट करता है जी ऑपोजिट साइड को. दिस इज a/2, दिस फेलो इज a, तो ऑब्वियसली इसका पाइथागोरस लगा दोगे आप, है ना? पाइथागोरस लगा दो, कितना हो जाएगा वो? अगर इसको मान लेते हैं d, तो AD का लेंथ कितना हो गया जी? दिस माइनस दिस, करेक्ट है ना? रूट 3 हो गया, रूट 3a/2 ना, करेक्ट है ना? नहीं ए, तो 4 - 1. चलिए कोई बात नहीं, AD मिल गया, तो इसको फिर AG कितना हो जाएगा? 2:1 है ना, तो 2/3 इंटू रूट 3 a/2. सो दैट इज गोइंग टू बी कट कम पिटाई 1/√3 a. आपने इसको याद कर लो, रिमेंबर दिस ऑल ऑफ यू, जो जिस वीडियो को देखना आप उसको याद कर लो, ये बड़ा काम का वैल्यू है, बहुत जगह भी यूज आएगा. सो दोज यू आर वाचिंग दिस प्लीज रिमेंबर, और इसको मेमोराइज कर लो. चलिए ठीक है, ये हो गया. चलो अच्छी बात है. आई वॉन्ट यू टू टेल मी द फोर्स. लेट अस सपोज यहाँ पे एक चार्ज मैंने रख दिया प्लस क्यू. आई प्लेस अ चार्ज प्लस क्यू एट द सेंट्रॉइड. माई क्वेश्चन टू यू इज फाइंड द फोर्स ऑन द चार्ज एट सेंट्रॉइड, दैट इज कैपिटल क्यू. और इन सभी पे मैंने स्मॉल स्मॉल क्यू रख दिया जी, क्यू 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 है ना. फाइंड फोर्स ऑन क्यू. ये रहा आपका सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे, सॉल्व कीजिए इसको. ऑलराइट, तो देखो इसमें ना होगा क्या ना, बिकॉज ऑफ दिस 0 है, बहुत अच्छे, वेरी गुड. बिकॉज ऑफ दिस देयर इज गोना बी फोर्स ऑफ रिपल्शन इन दिस डायरेक्शन बिकॉज ऑफ दिस रिपल्शन, और दोनों के बीच का एंगल ना 120 डिग्री होगा. और आई एम श्योर यू गाइस आर अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट इन द वेक्टर ऑफ, हाँ वेक्टर आपने पढ़ा होगा
कैंसिल आउट हो जाएगा, बहुत अच्छे। तो इफ़ आई हैव टू वेक्टर्स एट 120 डिग्री, तो इन लोगों का जो रिजल्टेंट है ना भैया वो 60 डिग्री पे होगा और इट इज़ गोइंग टू बी इक्वल टू वन ऑफ दीज, यू नो, वो ए हो जाएगा। मतलब कि इन दोनों का जो रिजल्टेंट है ना दैट शुड बी अपर, ऊपर एफ मान लो तो, एंड बिकॉज ऑफ दिस डाउनवर्ड एफ, तो कुल मिला के ना सब मिला जाएगा, कोई भी कैलकुलेशंस करने का आपको जरूरत है भी नहीं। क्लियर है ना? अच्छा, थोड़ा बात को आगे बढ़ाते हैं। तो ये तो हम वी हैव सीन इन द प्लेन पर बहुत कुछ देखा और इसमें बहुत सारे वेरिएशंस आ भी सकते हैं कि साइड लेंथ इंक्रीज कर दिया, डिक्रीज कर दिया, क्या होगा, तो ऐसा यू नो, तो उस तरह क्वेश्चंस बन सकते हैं कि इफ द साइड लेंथ वाज ए, द फोर्स वाज एफ, द साइड लेंथ हैज नाउ बिकम प्रोबब्ली बी और समथिंग, तो फोर्स कितना होगा इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी, वो आप लिख सकते हो, कोई बुरी बात नहीं, कोई मुश्किल बात भी नहीं है ना। अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मान लो कि ना मेरे पास एक टेबल है, या फिर ऐसे समझ लो कि एक टेबल है और है ना, इस टेबल पे ना टू चार्जेस आर केप्ट, इसमें ना एक दो चार्ज रखा हुआ है ऑन द सेम प्लेन, ऐसा ऐसा है ना, दो चार्ज रखा हुआ है और यहाँ पे आई हैव केप्ट वन मोर चार्ज, ऐसा मान लो आई हैव टू चार्जेस Q and Q, तो यू कैन सी दैट दिस चार्ज इज केप्ट इन द वर्टिकल प्लेन, मतलब कि अगर टेबल है, दिस इज माई टेबल, तो वो जो ऊपर का चार्ज है ना वो ऐसे ऊपर रखा हुआ है, कहीं यहाँ पर रखा हुआ है, राइट, वर्टिकली रखा हुआ है, टेबल के ऊपर कहीं रखा हुआ है। तो क्वेश्चन वुड बी कि इस पे फोर्स निकालो। लेट्स सपोज द लेंथ और हाइट एट विच इट इज केप्ट इज x, आपसे पूछा जाएगा कि इस पे फोर्स निकालो इन दोनों के कारण, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आपको दिया रहेगा, ये सिचुएशन आपको ऐसा आ सकता है। तो चलो कुछ क्वेश्चंस इस पे भी कर लेते हैं ना। एक क्वेश्चन देखो, बड़ा इंपॉर्टेंट है, काम का क्वेश्चन है। लेट्स से कि आई हैव टू चार्जेस प्लेस्ड एट, let's suppose the distance of a from this line, you know, a line बीच में है, तो this length is a, this length is also a, और मैंने किसी एक x हाइट पे एक चार्ज रख दिया कैपिटल Q। so the question is find the force on capital Q due to these two small charges, let us suppose Q and Q, due to charges Q and ड्यू टू द चार्जेस Q and Q, दिख रहा है ना, ड्यू टू द चार्जेस, कहानी खत्म है, इसमें लिखने में क्या टाइम वेस्ट करें। तो यू हैव टू फाइंड द फोर्स ऑन दिस चार्ज बिकॉज ऑफ दिस टू चार्जेस विच आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ a and a, which means they are at a gap of 2a from each other, but a जो चार्ज है ना it is kept on the axis which is passing through the midpoint of these two charges। बस एक कहानी है। पहले क्वेश्चन नोट कर लो, नोट ऑन द क्वेश्चन। ओके, आप देखो, ऑब्वियसली बात है, टू अप्लाई द कूलम्स लॉ आई मस्ट नो द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, तो भैया पहले तो ये बना लो, और ऑब्वियसली इसके कारण यही कुछ हो जाएगा ना। इफ इट इज ए, दिस इज एक्स, दिस हैज टू बी ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। एक कहानी तो हमको समझ में आ रहा है कि नो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ना फोर्स के लिए मेरे को डिस्टेंस है, मैंने निकाल दिया जी। सेम लेंथ, इसका भी हाल चल रहेगा ना, इसका जो फोर्स है वो इस तरफ कहीं जाएगा और इन भाई साहब का फोर्स भी इस तरफ कहीं जाएगा और दोनों का रिजल्टेंट ऊपर की तरफ जाएगा, एंड दैट इज गोइंग टू बी योर नेट फोर्स। दिख रहा है ना स्क्रीन में, ऊपर वाला दिख रहा है नेट फोर्स, चलो ठीक है, वो नेट फोर्स है, नहीं दिख रहा तो वो मान लो ये नेट फोर्स है वो। अभी ना दिक्कत क्या है ना कि इस बीच में ना एंगल जो है मेरे को पता नहीं है, दिस एंगल इज काइंड ऑफ नॉट नोन टू मी, राइट, ये जो एंगल है ना ये मेरे को पता नहीं है। अब क्या करें, तो कोई मुश्किल वाली बात नहीं है जी, है ना। लेट अस टेक, इसको मान लो थीटा मान लेते हैं, अज्यूम कर लो, तो ऑब्वियसली ये भी थीटा है बिकॉज ऑफ यू नो हमारा जो सिमेट्री है। तो फोर्स निकाल लो ना, पहले फोर्स को लिख लो, तो द वैल्यू ऑफ फोर्स कितना हो जाएगा, बड़ा ही तो दम पेन हो गया जी। तो वैल्यू ऑफ जो फोर्स होगा दैट इज गोइंग टू बी के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपॉन इस डिस्टेंस का स्क्वायर, तो ये आपका हो गया ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, रूट वूट चला जाएगा बिकॉज ऑफ द स्क्वायर। क्लियर है एज ऑफ नाउ, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छे। अभी ना कि दिक्कत क्या है कि इन भाई साहब का भी एक फोर्स लगेगा जिसका मैग्नीट्यूड इसके इक्वल नहीं होगा, बट अगर ध्यान से देखें हम तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा और ये भाई साहब एंगल भी थीटा ही हो जाएगा। इस फोर्स का ना एक कंपोनेंट आप देखोगे तो दैट इज गोइंग टू एक्ट इन दिस डायरेक्शन, मान लो कितना हो जाएगा वो एक साइन थीटा, और एक कंपोनेंट ऊपर की तरफ जाएगा जिसको मैं इधर लिख दूं कहीं, दैट इज गोइंग टू बी एफ साइन थीटा है ना, सॉरी कॉस थीटा ना, कॉस थीटा ऊपर की तरफ होगा, और इन भाई साहब का भी एक कंपोनेंट होगा
साइन नीचे इस तरफ और कॉस उस तरफ, ये दोनों आपस में मर पिटा जाएगा क्योंकि इक्वल एंड ऑपोजिट है। तो जो बचेगा क्या फोर्स, दैट इज गोइंग टू बी इन द अपोजिट डायरेक्शन। तो कितना हो जाएगा जी 2F cos थीटा, है ना। तो अगर आप नेट फोर्स का बात करते हो तो F नेट जो हो जाएगा ना, दैट इज गोइंग टू बी 2 टाइम्स ऑफ F इनटू cos ऑफ थीटा। अभी थीटा तो वेरिएबल है, इसको सब्स्टिट्यूट करना है, रिप्लेस करना है, ऑब्वियसली बात है इधर ही कहीं से करना होगा मेरे को। cos theta is going to be how much, adjacent by the hypotenuse, so the answer has to be 2 times F. F is how much, K Q upon A square plus X square, और ये जो cos theta ना, cos theta is going to be आपका हो गया जी x अपॉन A square plus X square का पावर 1/2। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर दोगे तो क्या मिलने वाला है, इधर मैं लिख दूं। तो जो नेट फोर्स होगा ना, नेट फोर्स इज गोइंग टू बी 2k क्यू अपॉन A square plus X square to the power of 1/2 and 1 3/2, that is going to be 3/2 और मल्टीप्लाई मैं करता हूँ x से, तो दैट इज गोइंग टू बी द नेट फोर्स। एक कहानी समझ में आ रहा है? ओके चलो ये हो गया ना, डन। थोड़ा सा बात को बढ़ाते हैं और अगर ना इंस्टेड ऑफ दीज टू चार्ज ऑन द टेबल, अभी ना मैं क्या करूँ 3 चार्जेस को रखूंगा ऑन टेबल, 3 चार्जेस को ना टेबल पर रखते हैं, सेम वही कॉन्सेप्ट है। 3 चार्जेस आर केप्ट ऑन टेबल, है ना, टेबल पे ऐसे मैंने 3 चार्जेस को रख दिया जी, ये सभी टेबल पे ऐसे रखा हुआ है ना, ऐसे मान लेते हैं 3 चार्जेस टेबल पर रखा हुआ है, एक ही प्लेन में है ना, इट्स इन वन प्लेन, है ना। इसके सेंट्रॉइड के जस्ट ऊपर, यू नो, ऑन द अबव ऑफ सेंट्रॉइड, मतलब बड़ा गंदा सा दिख रहा है, तो मतलब बड़ा बुरा बात है। तो अच्छा, तो मान लेते भैया कि एक ऐसा कुछ है ना, और एक प्लेन में समोसा रखा हुआ है, इसके सेंट्रॉइड के जस्ट ऊपर, इसके सेंट्रॉइड के जस्ट ऊपर किसी एक हाइट पे आई हैव अ चार्ज क्यूब, है ना, और ऑल द कॉर्नर्स हैज अ चार्ज क्यूब एंड क्यूब, और ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है ऑफ द साइड लेंथ, लेट अस सपोज A फॉर एप्पल, A फॉर एप्पल, A फॉर एप्पल। फाइंड द फोर्स ऑन क्यूब kept at x height, आई एम यूजिंग द वर्ड हाइट, कि अगर x 3 चार्जेस यू नो x y प्लेन में, तो वो z प्लेन में आपका कैपिटल क्यूब है, एट हाइट x हाइट above the centroid, सेंट्रॉइड से जस्ट ऊपर इस हाइट पे है ना। ये आपका ये क्वेश्चन है, कितना फोर्स लग रहा होगा ना जी, कितना फोर्स लग रहा होगा। ऑब्वियसली बात है, कहानी कहां से स्टार्ट होता है, कहानी स्टार्ट होता है हमारा इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालने से, दैट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द स्टोरी टेलिंग। दूसरा ऑब्वियसली मेरे को ही चाहिए, अब बंदा यहाँ पे पंगा लगेगा। ये आपको याद है अभी कुछ देर पहले हमने किया था, हमेशा इसको रट लो, a/√3, जो लेंथ ऑफ साइड है ना उसका /√3, करेक्ट है ना नमन? सो दिस इज गोइंग टू बी a/√3, ये हमारा भैया ये हो गया, ए लेंथ तो चलो निकल जाएगा, वैसे तो नहीं रखा है एक, बट मेरे को चाहिए क्या चाहिए, ए वाला चाहिए, सॉरी ए वाला चाहिए, और वो तो दिया नहीं है, तो निकाल लेंगे। उसको लिखेंगे हम लोग, वी गोना राइट एज x² + a² / 3, दैट इज गोइंग टू बी दिस लेंथ, जो कि हमारा r मान लेते हैं नॉर्मली KQ में। बट बड़ा पंगे वाली बात, इतना बार बार कौन करेगा, हु इज गोइंग टू डू दिस। अब वहां पे देखो एंगल वेंगल निकालो, फंसो, और क्या, यहाँ पे फोर्स निकालो, इसके कारण इस तरफ, इसके कारण निकालो, इसके कारण निकालो इस तरफ, है ना, मतलब खतरनाक बात हो जाएगा, समझ लो। ऑब्वियसली बनेगा ही बनेगा, बट इट्स गोना बी स्लाइटली कॉम्प्लिकेटेड। तो हम क्या करें, तो इस कम बैक टू दिस फॉर्मूले, ये पता है वी कैन जनरलाइज दिस ना, एक जनरलाइज फॉर्मूले बना सकते हैं इससे, लेट अस जनरलाइज दिस। और बड़े काम का चीज है ये, बड़ा काम का फॉर्मूला है, ध्यान से देखो। इन दिस फॉर्मूले यू नीड टू राइट वन थिंग, दिस के ऑब्वियसली, और ये जो फोर्स ऑन द चार्ज दैट इज Q वो लिख लो आप। हाउ मेनी चार्जेस वर देयर, जिसके कारण मेरे को फोर्स निकालना है जी, आई हैव 2 चार्जेस जिसके कारण मुझे फोर्स निकालना है ना। तो मैं 2Q को लिख दूं एक साथ, अगर आपको कोई दिक्कत नहीं हो तो। हाँ जी, और नीचे में आ जाओ,
अच्छा ध्यान से मेरी बात को समझना, अगर इस पॉइंट के अबाउट इस ए रेडियस का सर्कल बनाना होगा मेरे को, मान लेते हैं ऐसा मेरा मूड किया कि हम ए लेंथ का सर्कल बनाए, ए रेडियस का सॉरी, तो डोंट यू थिंक बोथ द चार्जेस इज गोइंग टू कम ऑन दैट सर्कमफेरेंस, आने वाला है कि नहीं जी? बहुत अच्छे, मतलब कि इस x को हम a को मान सकते हैं रेडियस ऑफ दैट सर्कल ऑन विच द चार्जेस आर प्लेस्ड, मान सकते हैं? मान लें ऐसा, रेडियस ऑफ द सर्कल ऑन विच चार्ज आर प्लेस्ड मान लेते हैं। तो आप दिमाग में रखोगे ये जो होगा ना वो रेडियस होगा और ये भाई साहब जो होगा हाइट होगा। रेडियस मतलब क्या कि अगर वहां पे फॉर एग्जांपल यहां पे रख के एक सर्कल बना दीजिए इक्वल टू द रेडियस इक्वल टू द लेंथ ऑफ दिस a/√3, आप मानते हो कि नहीं कि सारे के सारे चार्जेस एक सर्कल पे पाए जाएंगे जिसका कि रेडियस a/√3 हो, हाँ या ना? हाँ सर। तो ये जो भाई साहब है ना ये हो गया आपका हाइट, ये हो गया आपका रेडियस। तो मैं अगर फॉर्मूले बना दूं ऐसे, तो रेडियस स्क्वायर प्लस द हाइट का स्क्वायर, हाइट स्क्वायर टू द पावर ऑफ 3/2, और ये जो हाइट है ना वो उससे लास्ट में मल्टीप्लाई कर दो, तो दैट इज द फोर्स। इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ाएंगे उस टाइम भी यूज करने वाले हैं, याद रखना इसको। तो इसको ना कहीं तो आप मार्क कर लो, हैशटैग में है ना। अच्छा कि सर चलो ठीक है इतना बकवास तो कर दी आप, हाउ एम आई गोना यूज दिस इन दिस वन, कैसे इसको यहां यूज करें? बिल्कुल कर सकते हैं, बड़े मजे में कर सकते हैं। ध्यान से देखो तो आपका फोर्स जो होगा ना, हाउ मेनी चार्जेस डू वी हैव, हाउ मेनी चार्जेस, कितने चार्जेस है मेरे पास? नहीं, इस क्यू की जगह पे इस पॉइंट पे कितने चार्ज होने चाहिए? 3 होने चाहिए, 1 2 3। तो F इज इक्वल टू हो गया के क्यूब 3 क्यूब। नीचे आते हैं, रेडियस का वैल्यू क्या होना चाहिए थी? a/√3। तो a/√3 का स्क्वायर कर दो आप, और हाइट तो मेरे को दे रखा है x, स्क्वायर कर दो जी टू द पावर ऑफ 3/2, और यहां पे x लगा दो। ये हो गया सर आपका आंसर। क्लियर है ना? अच्छा इसी में ना फटाफट 1 मिनट और दो। अगर हम बात करें, एक बहुत इंपॉर्टेंट, आप इसको नोट करो, इसी सेगमेंट में थर्ड क्वेश्चन, एक ऐसा रिंग है, रिंग के जो एक्सिस है ना, ऑन द एक्सिस ऑफ रिंग एट अ सर्टेन डिस्टेंस, मान लो x डिस्टेंस पे ना एक पॉइंट चार्ज रखा हुआ q, और इस पे मैंने दे दिया है चार्ज डेंसिटी लैम्डा कूलम पर मीटर का, और इसका रेडियस मान लो आप a है। इफ दे आस्क यू फाइंड द फोर्स ऑन कैपिटल Q, ऐसा पूछ दे कि भैया इस चार्ज पे, इस रिंग के कारण फोर्स निकालो, जिस रिंग पे चार्ज डेंसिटी है लैम्डा कूलम पर मीटर और रेडियस आपका a हो गया। ये आपका क्वेश्चन है, दिस इज द क्वेश्चन दैट यू हैव। चलो साथ में करते हैं इसको, है ना। देखो, बेस्ट अपॉन टू बी एबल टू अप्लाई इन दिस फॉर्मूले, आई मस्ट हैव द वैल्यू ऑफ क्यू, मेरे पास है, आई मस्ट हैव द नेट चार्ज। अच्छा नेट चार्ज निकालना कौन सा मुश्किल काम है जी? चार्ज डेंसिटी इज लैम्डा, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा दे रखा है, तो जो टोटल क्यूब हो जाएगा ना, दैट इज गोना बी हाउ मच, लैम्डा टाइम्स ऑफ द सर्कमफेरेंस व्हिच इज गोना बी 2 पाई टाइम्स ऑफ ए। ऑल गुड? ओके गुड। रेडियस तो मेरे को दिए रखा है, हाइट क्या, इसको ऐसे देख लो करके, और क्या इस सर्कल को ऐसे करके देख लो, आपको देखिएगा पूरा ऊपर की तरफ है जो एक्स हाइट है, तो बस कहानी खत्म हो गया। और क्या, तो आपको हो जाएगा के क्यूब 2 पाई a टाइम्स ऑफ लैम्डा इंटू एक्स अपॉन, आपका हो गया रेडियस a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर ऑफ 3/2, दैट इज द नेट फोर्स ऑन दिस चार्ज। और पता है आपको मजेदार बात है कि वो फोर्स आपको लगेगा इस, है ना, इसको बाद में हम डराइव करके आपको सिखाएंगे, इस चीज़ों को और भी डिस्कस करेंगे, बट अभी के लिए समझ लो कि ये काम का बहुत ही मज़ेदार फॉर्मूला है और कहीं भी काम आएगा।
3 चार्ज हो, 5 हो, 50 चार्ज हो, एक सभी जगह काम आएगा। बट वन थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट को सर्कल पे सारे चार्ज को आना चाहिए। अगर ऐसा हो गया तो मजेदार काम बन जाएगा। ठीक है जी।